हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम बढ़िया हैं और आपका पेपर भी बहुत अच्छा हुआ है। एडवांस अकाउंट का जो आज का पेपर था, मैंने जैसा पेपर देखा है अभी, तो पेपर बहुत ही सिंपल था और बहुत ज्यादा लेंथी भी नहीं कह सकते। तो अगर आपने एडवोकेट प्रैक्टिस कर रखी थी तो आप इसे इजीली कंप्लीट कर सकते हो 3 घंटे के टाइम में। आज का जो पेपर था, जल्दी से एक बार देखते हैं क्या क्या कवर अप किया गया था और फिर लास्ट में समराइज करेंगे कि कहां से कितना पूछा गया था, ताकि मई 26 या ऑनवर्ड एग्जाम देने वाले भी इससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें समझ सके। चलिए जी, सबसे पहले एमसीक्यू क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं, तो जो पहला क्वेश्चन था आपका केस स्टडी का, इसमें 3-4 अलग अलग टाइप के जो मुद्दे हैं आपके अलग अलग एएस के, वो कंपाइल किए गए थे और एक क्वेश्चन बनाया गया था। लाइक अगर आप देखोगे तो पहला पैरा जो आपका था, यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपको दी गई है कि कंपनी ने जो है एक कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया है। दैट इज बेसिकली यहाँ पे आपको AS7 की इंफॉर्मेशन दी गई थी, जिसमें स्पेसिफिकली बताया गया था कि आपने जो प्राइस एग्री किया है वो 224 लाख है। आपने अभी तक जो इनकर कर दिया है वो आपके पास सर 60 लाख कर दिया है और 180 लाख और होने वाला है। दैट मीन्स क्लियरली विजिबल है कि 240 लाख का आपका टोटल एक्सपेंस रहने वाला है, और जिसके अगेंस्ट में आपको सिर्फ 224 लाख मिलने वाले हैं। ऐसे कई क्वेश्चन AS7 में गिवन है। ये आपका एक ओनरस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है जहां पे आपका 16 लाख का लॉस होना कंफर्म है, जिसके रिगार्डिंग आपको प्रोविजन बनाना है। देन सेकंड पैराग्राफ इसी में गिवन था, ये आपका AS23 के रिगार्डिंग था, जहां पे आप एसोसिएट को कैसे कंसोलिडेट करते हो उसके बारे में बताया गया। तो बहुत सिंपल सी बातें बताई गई है कि आपने इन्वेस्ट किया है 20 लाख रुपए, देन आपको कुछ पिछले साल का डिविडेंड मिला है 5 लाख का। प्री एक्विजिशन डिविडेंड आपका हमेशा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस होता है, तो 5 लाख रुपए में आपका जो हिस्सा होगा 30%, 1.5 लाख रुपए वो आपकी कॉस्ट में से रिड्यूस होगा। एंड देन उसके बाद फर्दर अगले साल में 30 लाख रुपए कमाए गए हैं। बट मेन पॉइंट क्या था सर, हमने एक्विजिशन 1 जून को किया है, तो हमारे लिए 1 जून के बाद का यानी कि 10 महीने का जो प्रॉफिट होगा दैट विल बी ओनली पोस्ट एक्विजिशन। तो सर यहाँ पे 30 लाख पूरे साल का प्रॉफिट है, यूनिफॉर्म है, 10 महीने का प्रोपोर्शनेट निकाल के उसमें आपका हिस्सा 30% ये इन्वेस्टमेंट में एडअप होगा, और जो आपका प्री एक्विजिशन डिविडेंड था वो आपकी कॉस्ट में से माइनस हो जाएगा। उसके बाद अगले साल में जाके कोई डिविडेंड डिक्लेयर हुआ है, बट ऑब्वियसली अगर क्वेश्चन आपको 31 मार्च 2025 को वैल्यू करने को बोलता है इन्वेस्टमेंट, तो इस डिविडेंड का कोई ट्रीटमेंट नहीं होना। ठीक है, चलिए जी। उसके बाद एक और पार्ट यहाँ पे एडअप किया गया था, ये था AS25 का। क्लियर कट इंफॉर्मेशन बनाई गई है, हर एएस की इंफॉर्मेशन अलग अलग है। AS25 का सिंपल सा मुद्दा था सर, एवरेज टैक्स रेट आपको निकालनी थी। यहाँ पे 7 लाख रुपए का पहले क्वार्टर का प्रॉफिट है, दूसरे का 8 लाख का है, तीसरे क्वार्टर का एक्सपेक्टेड 4 लाख है और चौथे क्वार्टर का 6 लाख है। तो आप सबको समअप करोगे तो टोटल प्रॉफिट बनता है एक्सपेक्टेड 25 लाख, जिसमें क्वेश्चन ने कहा है कि कॉर्पोरेट टैक्स रेट स्लैब के अकॉर्डिंग है, जिसमें 30% लगेगा पहले 5 लाख पे और उसके बाद 40% होगा एडिशनल अर्निंग पे। तो यहां पे आप देख सकते हो कि 25 लाख की अगर आपकी इनकम है तो उस पर टैक्स कितना बनेगा, ये आपका बन जाएगा 11,50,000, 11.5 लाख रुपए का टैक्स बन जाएगा ऑन द अर्निंग ऑफ 25 लाख रुपीज। यहां से आप जो है अपनी कैलकुलेशन कर सकते हो। जो आपका, सॉरी ये मैंने कैलकुलेशन में मिस्टेक कर दी है, 20 लाख पे 20% जो होगा, 20 लाख का 40% 8 लाख होगा सर, ये 950 बनेगा, 9,50,000 रुपए बनेगा। आप यहां से एक एवरेज टैक्स रेट निकाल सकते हो और वही आपकी टैक्स रेट अप्लाई होगी चारों क्वार्टर के अर्निंग्स के ऊपर। यही मेन मुद्दा होता है सर AS25 का। स्लैब के केस में एवरेज रेट ऑफ टैक्स आपको निकालनी होती है। और उसके बाद सर एक और इंफॉर्मेशन गिवन थी, ये आपको AS22 के बारे में गिवन थी, जिसमें आपको DTA डिटेल बनाना होता है। तो सर यहाँ पे हमारा डेप्रिसिएशन 4 लाख है एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, बट इनकम टैक्स में 10 लाख है, तो ऑब्वियसली सर यहाँ पे आपका DTL बनना चाहिए, 6 लाख का डिफरेंस आ रहा है उस पर। देन 30,000 का कोई अमाउंट है सर जो आपके प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है, अभी रिटर्न ऑफ नहीं किए गए टैक्स रिकॉर्ड में, तो ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे 6 लाख का डिफरेंस बचा था, यहाँ पे 30,000 का है, तो नेट में सर 570 का डिफरेंस बचता है, जिसपे DTL बनना चाहिए। एंड लास्ट पॉइंट में पेनल्टी के बारे में कही गई सर, पेनल्टी इनकम टैक्स में भी अलाउड नहीं है आपकी, ना आज है ना कल है, तो ये परमानेंट डिफरेंस होगा। तो बेसिकली दिस वाज ओनली टू कंफ्यूज यू, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होगा। तो ये आपके 4 पार्ट बनाए गए थे और बेसिकली 4 ही क्वेश्चन है। एक आपको इन्वेस्टमेंट की कैरिंग वैल्यू दी गई है 31 मार्च 25 की, तो याद रखना जो बाद का डिविडेंड है वो एडजस्ट नहीं होना चाहिए था। सिमिलर वे में देन आपको करंट टैक्स एक्सपेंस निकालना है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है जो आपकी एवरेज रेट है उससे बनेगा। थर्ड में आपको DTA डिटेल बनाना है, तो बेसिकली जो आपका अमाउंट है नेट 570, उसका आपको 30% DTL बनाना था, सॉरी। एंड लास्टली रेवेन्यू कितना रिकॉग्नाइज होगा, तो परसेंटेज ऑफ कंप्लीशन मेथड आप लगा सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपका रेवेन्यू और आपके एक्सपेंसेस हो जाएंगे। यहाँ पे आपको यही बताना था इस क्वेश्चन में कि व्हाट शुड बी द अमाउंट
recognized as revenue and total expense। जब हम टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो खर्चा जो लग चुका है वो भी आपने जो ऑलरेडी इनकर कर दिया है सर 60 लाख, वो खर्चा भी आपका रिकॉग्नाइज होगा जो आपको क्वेश्चन में गिवन था कि हम ऑलरेडी खर्च कर चुके हैं। ये 60 लाख भी होगा सर, एंड साथ में जो 16 लाख का प्रोविजन है वो भी होगा, यानी कि 76 लाख का आपका एक्सपेंस जो है टोटल रिकॉग्नाइज होना चाहिए था। ये दो छोटे छोटे 2-3 पॉइंट थे जो आपको बस क्वेश्चन में ध्यान रखने थे। अकॉर्डिंगली आपका एक ही ऑप्शन बनता है जो आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए जी, तो ये आपका पहला क्वेश्चन था। इसी के बाद एक सिंगल क्वेश्चन है ये सर AS 18 का है। बेसिकली इसमें कुछ ट्रांजेक्शंस के बारे में बताया गया है, सारे रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शंस थे, उसी के बारे में इसके बारे में AS 18 के इस क्वेश्चन में था। देन सर अगली केस स्टडी थी। इस केस स्टडी में आपको क्या गिवन था, आप यहाँ पे देख सकते हो कंपनी का प्रॉफिट आपको गिवन है। ये केस स्टडी आपकी कैश फ्लो की थी। कैश फ्लो का ये एक ही क्वेश्चन था जहां पे आपको 8 मार्क्स के लिए 4 MCQ पूछे थे और बहुत सिंपल सी इंफॉर्मेशन थी। स्टार्टिंग फ्रॉम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 22 लाख रुपए आपको ऑलरेडी क्वेश्चन की स्टार्टिंग में गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। आगे कहा डेप्रिसिएशन सर एड बैक हो जाता है इनडायरेक्ट मेथड में। अमोर्टाइजेशन क्या है वो भी एड बैक हो जाता है सर। उसके बाद रिसीवेबल इंक्रीज हुए हैं, डेटर इंक्रीज हुआ है तो माइनस होगा, इन्वेंट्री इंक्रीज हुई है तो अगेन माइनस होगा, और अकाउंट पेबल इंक्रीज हुए हैं, क्रेडिटर इंक्रीज हुए हैं तो प्लस हो जाएगा। कंपनी ने 1.35 का इंटरेस्ट दिया है, ये आपके प्रॉफिट में से लेस हो रखा होगा, इसलिए वापस एड बैक करना पड़ेगा ऑपरेटिंग कैश फ्लो निकालते टाइम, और फाइनेंसिंग में माइनस होगा। और 240 का इनकम टैक्स है, ये सर आखिरी में माइनस करना पड़ेगा इनकम टैक्सेस पेड। इसको वापस एड बैक नहीं करना है, ये ध्यान रखना बस, क्योंकि बिकॉज स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर बिफोर टैक्स ही था पहले से। उसके बाद कंपनी ने 9 लाख रुपए के शेयर इशू किए, दिस इज फाइनेंसिंग। उसके बाद आपने एक लोन भी रेज किया 5 लाख का, ये भी फाइनेंसिंग है। कंपनी ने डेट रीपे किया है 3.5 लाख का, फाइनेंसिंग में जाएगा सर माइनस में, और 90,000 का डिविडेंड दिया गया है, ये भी फाइनेंसिंग में जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस गिवन है। सारी एडजस्टमेंट बहुत सिंपल थी, यहाँ पे आप सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट में क्वेश्चन पूरा कर सकते हो और आपके सारे के सारे आंसर जो है यहाँ से बन जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग और फाइनेंसिंग के बन रहा है, इन्वेस्टिंग उसमें कुछ है ही नहीं, और ओपनिंग बैलेंस गिवन है, क्लोजिंग उसके हिसाब से आप आराम से निकाल सकते हो। एक छोटा सा पॉइंट पूछा गया, व्हाट इज द टोटल मॉनेटरी एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एक्सपेंस दैट विल बी एडेड टू बैक टू नेट प्रॉफिट। आपको नॉन कैश एक्सपेंस के नाम का कितना ऐड करना है। तो क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस था, और इनटेंजिबल एसेट्स का अमोर्टाइजेशन भी नॉन कैश एक्सपेंस था, तो 2 ही थे सर। इसका 5.5 लाख रुपए का एक आंसर बनना था। ये एक छोटा सा पॉइंट है जो थोड़ा सा अलग करके पूछ लिया गया है, बाकी इसमें भी कोई खास मुश्किल बात नहीं थी। ठीक है, तो ये हमारा केस स्टडी थी एक और लास्ट केस स्टडी जो है ये भी मल्टीपल टॉपिक्स ने मिला के बनाई गई थी। आप इसमें देख सकते हो सबसे पहले AS 16 का मुद्दा है, जहां पे आप फॉरेन करेंसी में बोरोइंग करते हो तो इंटरेस्ट जो होता है आपका, जो आपका फॉरेन एक्सचेंज का लॉस होता है उसका भी एक इंटरेस्ट हमें कैलकुलेट करना होता है। फॉरेन एक्सचेंज लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ सेविंग इन इंटरेस्ट, ये आपका इंटरेस्ट ही माना जाता है, उसी का मुद्दा था। बहुत सिंपल सा केस था, आपने एक लोन लिया $1 लाख का, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है सर। रेट जिस दिन लोन लिया उस दिन 75 था, बट आते आते एंड में 80 रुपए हो गया। तो बेसिकली सर जो 1 लाख USD पे 5 रुपए का लॉस हो रहा है 5 लाख का, उसमें से पहले हम इंटरेस्ट की सेविंग को एडजस्ट करेंगे और उतने को बोरोइंग कॉस्ट मान लेंगे, बाकी बचा हुआ ही आपका एक्सचेंज लॉस माना जाएगा। ठीक है, आई होप ये बहुत पॉइंट आपको अच्छे से आता होगा, क्योंकि आपने ये क्वेश्चन जरूर करके देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे वोटिंग पावर की बात की गई है कि आपका किसी कंपनी में 12% वोटिंग पावर है, और 8 में से 2 जो है आपके पास डायरेक्टर्स अपॉइंट करने की पावर है। तो बेसिकली ये AS 18 के रिगार्डिंग बात कर रहा है, AS 18। तो AS 18 के रिगार्डिंग एक छोटा सा पॉइंट था, एंड देन उसके बाद AS 2 की इंफॉर्मेशन आ गई, जहां पे आपको मटेरियल, लेबर और वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट गिवन है, साथ में फिक्स ओवरहेड के लिए आपको गिवन है कि आपकी बजटेड कैपेसिटी 1 लाख की थी, खर्चा 15 लाख हुआ है, बट एक्चुअल में प्रोडक्शन 1.20 हुआ। जब एक्चुअल प्रोडक्शन बजटेड से ज्यादा होता है तो फिर आपको एक्चुअल की बेसिस पे रिकवरी रेट बनानी होती है। तो बेसिक आइडिया इज कि आपको 15 लाख को 1.20 से डिवाइड करके फिक्स ओवरहेड की रिकवरी रेट पर यूनिट बनानी थी। ये तीनों गिवन ही थे, फिक्स ओवरहेड यहां से आ जाता, टोटल आ जाता, और टोटल क्लोजिंग इन्वेंट्री 11,000 है, जिसके हिसाब से आप अपनी कॉस्ट असरटेन कर सकते थे। ठीक है, इसके बाद इसी क्वेश्चन में एक AS 29 का पॉइंट है, जहां पे कोई वेडिंग का इवेंट हुआ है, उस वेडिंग के इवेंट में आप एक फूड केटरिंग सर्विस देते हो, तो वहां पे आपके पास कोई वेडिंग के इवेंट में कुछ लोगों की डेथ हो गई है, तो उसके लिए आपको एक प्रोविजन बनाना था लीगल सूट के लिए। तो ये भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन भी आईसीआई ने ऑलरेडी पहले भी कवर किया हुआ है AS 29 में। तो ये थे आपके एमसीक्यूज। एमसीक्यू को देख के आप पहले क्वेश्चन में 1-2 पॉइंट छोटे छोटे थे जो थोड़े ध्यान रखने वाले थे। अपार्ट फ्रॉम दैट
सारे के सारे एमसीक्यू बहुत सिंपल थे और मैं कहूंगा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं थे। सबसे फास्टेस्ट सॉल्व होने वाला कैश फ्लो का जो क्वेश्चन था 8 नंबर में, आपको बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड इन्फॉर्मेशन गिवन थी। तो दिस वाज एमसीक्यू पार्ट, ठीक है। अब चलते हैं डिस्क्रिप्टिव पार्ट पे। पहला क्वेश्चन एएस 16, आपका पहला ही क्वेश्चन है, एएस 16 से दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में क्या कहा गया था सर, जल्दी से देखते हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था एएस 16 का, इसमें बहुत सीधी सीधी बातें बताई गई है कि आपने लोन लिया है सर एक बिल्डिंग बनाने के लिए। बिल्डिंग बनाने के लिए 12% लोन है सर, स्पेसिफिक बोरोइंग है, तो ये बिल्डिंग की कॉस्ट में एज इट इज इसका इंटरेस्ट ऐड होगा। एंड इसके अलावा कुछ जनरल लोन भी गिवन है, तो तीनों जनरल बोरोइंग के आप इंटरेस्ट निकाल सकते हो। हुआ क्या सर, हमने पैसा यूज किया बिल्डिंग बनाने में, फर्नीचर बनाने में, प्लांट एंड मशीनरी में और फैक्ट्री शेड में। और क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, ये एक अच्छा काम किया इसे इन्हें। अभी तक ये क्वेश्चन जितने बार भी अपीयर होता था कंफ्यूजन होती थी, क्वेश्चन बताता नहीं था कि किसको बनाने में टाइम लग रहा है किसमें नहीं, तो यूजुअली अजम्पशन बेस्ड आंसर हो जाता था। लेकिन यहां क्वेश्चन में साफ साफ बताया गया है कि बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फैक्ट्री शेड, यानी कि सर तीन चीजों को बनाने में सब्सटेंशियल टाइम लग रहा है। इसका मतलब ये तीनों क्वालिफाइंग एसेट है और इनका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा, ठीक है। और आपका जो फर्नीचर है वो नॉन क्वालिफाइंग एसेट है, तो इसका इंटरेस्ट पीएनएल में चला जाएगा। तो बेसिक आइडिया है सर, जो आपका स्पेशल लोन है उसका इंटरेस्ट सारा का सारा कैपिटलाइज होगा, और जो एक कॉमन बोरोइंग है इसका इंटरेस्ट आप निकालोगे और प्रोपोर्शनेट कर दोगे, आप जो है इनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, और डिस्ट्रीब्यूट करके फिर आप जो फर्नीचर के हिस्से का है वो आप जो है राइट ऑफ करोगे पीएनएल में, और बाकी तीनों का आप जो है कैपिटलाइज करोगे। बस याद क्या रखना है सर, जब आप प्रोपोर्शन करोगे तो बिल्डिंग में 1,40,00,000 मत ले लेना, बिकॉज ऑलरेडी 50 लाख की हम स्पेशल बोरोइंग यूज कर चुके हैं। तो बिल्डिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 90 लाख लेना था, बाकी तीनों की एज इट इज वैल्यू आ जाएगी। और रेशियो बना के आप कॉमन बोरोइंग का जो खर्चा है उसको आप या तो सर अगर फर्नीचर की बात करें तो पीएनएल में जाएगा, बाकी तीनों में कैपिटलाइज हो जाएगा। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1, जो मेन पॉइंट था मैंने बता दिया। क्वेश्चन नंबर 2, मैंने अभी 2-3 दिन पहले जो एएस 15 की रिवीजन वीडियो डाली थी, जहां पे मैंने कहा था कि रिपीट क्वेश्चन आते हैं, और मोस्टली बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताया था कि आपकी जो प्लान एसेट है उसकी रिटर्न्स कैसे निकालनी है। यही सेम क्वेश्चन आ गया। प्लान एसेट की आपको इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न्स निकालनी थी, बोथ एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल। अब आईसीआई ने किया क्या, बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए बीच में डीबीओ की वैल्यू दे रहा है, एक्चुअल लॉसेस की इंफॉर्मेशन दे रहा है, बट आपको उनका कुछ नहीं करना था, बिकॉज एट द एंड क्वेश्चन ने आपसे सिर्फ इतना सा मांगा था कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिटर्न बताओ। तो आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बात पे फोकस करना था, वो ये कि सबसे पहली बात, आपकी जो ओपनिंग फेयर वैल्यू है वो 25 लाख रुपए ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद 30 सितंबर को कुछ बेनिफिट इसमें से पे हो गए, दैट इज माइनस हो गए 25 लाख में से, और कुछ नए आ गए। तो आपकी ओपनिंग बैलेंस 25 लाख माइनस 475 प्लस 1225। और सर बाद में क्या हुआ, क्लोजिंग में आपको डीबीओ की प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है, सर कोई यूज नहीं है, हमारे लिए जरूरत है प्लान वैल्यू की फेयर वैल्यू, प्लान एसेट की फेयर वैल्यू। 4 फिगर सर, ओपनिंग बैलेंस, एडिशंस, बेनिफिट पेड एंड क्लोजिंग बैलेंस, इससे आपकी एक्चुअल रिटर्न निकल जाएगी। एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालने के लिए आपको 10.25 दे रखा है। इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, क्वेश्चन ने साफ साफ बोल दिया, तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट लगाएंगे। 6 महीने की रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% बनेगी सर, 5% आपकी हाफ ईयरली कंपाउंड होगी, तो साल की वो 10.25% ही बनती है। आपने अगर 10.25 इंटू 6/12 कर दिया तो गलत होगा। मॉड्यूल में वो चलता था, बिकॉज मॉड्यूल में ये बात नहीं लिखी गई थी, अब यहां पे ये बात स्पेसिफिकली लिखी गई है, तो आपको 5% का रेट ऑफ इंटरेस्ट लेके एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालनी थी। तो दिस वाज क्वेश्चन फ्रॉम एएस 15, अगेन रिपीट ही किया गया आईसीआई के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन ईपीएस का, अगेन बहुत सिंपल सा टॉपिक, आपको ईपीएस निकालना था। आपको दोनों साल का प्रॉफिट बिफोर टैक्स गिवन है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, फिर नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज ऑन 31 मार्च या 1 अप्रैल 2024 का ओपनिंग बैलेंस आप कह सकते हो। दोनों साल में टैक्स रेट सेम थी, आप टैक्स माइनस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल सकते हो। क्वेश्चन में प्रेफरेंस डिविडेंड का कोई मुद्दा नहीं था, सिर्फ एक मुद्दा था सर राइट इशू का, उसकी भी सारी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है कि 1 शेयर फॉर एवरी 6, हर 6 के बदले 1, तो 12 लाख पे 2 लाख का राइट इशू आएगा सर। 20 रुपए के रेट पे हम इनको इशू कर रहे हैं, जबकि आपका प्राइस है 25 रुपए का। तो यहाँ पे सबसे पहला स्टेप सर एक्स राइट प्राइस निकाला जाएगा, सेकेंड स्टेप वो बोनस रेशियो, और फिर आप वेटेड एवरेज नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। 3 चीजें करने के बाद एक चीज जरूर ध्यान रखना, सिंस पिछले साल का प्रॉफिट आपको गिवन है तो आपको रीस्टेटेड ईपीएस निकालना है। ऑल्दो क्वेश्चन ने कंफ्यूजन खत्म करने के लिए खुद ही मांग लिया आपसे कि करंट ईयर का भी निकालो और पिछले साल का भी। रिपीट क्वेश्चन, कई बार ऐसा क्वेश्चन आ चुका है, कुछ भी नया नहीं है, कोई पॉइंट ट्रिकी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है एएस 20 का। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 1।
अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बड़ा क्वेश्चन नहीं आया था, तो फाइनली आईसीआई ने इस बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन 14 नंबर में नहीं दिया और इस बार इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन वापस 14 नंबर में आया, जो बच्चों के लिए बहुत अच्छी बात है। बट द प्रॉब्लम इज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में जो सबसे यूनिक टॉपिक है शेयर सरेंडर। बच्चे कई बार क्या करते हैं, पूरा चैप्टर कर लेते हैं, छोटा सा पॉइंट छोड़ देते हैं, शेयर सरेंडर का क्वेश्चन एक दो ही क्वेश्चन है और उसको थोड़ा सा अजीब मान के छोड़ देते हैं। आईसीआई ने बाउंसर फेंका है और शेयर सरेंडर का ही क्वेश्चन पूछा है। ऑल दो बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आप एक बार भी प्रैक्टिस कर लेते हो तो दिक्कत आने वाली चीज नहीं है। शेयर सरेंडर का क्वेश्चन आपसे कहा गया 14 नंबर का क्वेश्चन एंड दैट टू ओनली जनरल एंट्रीज, और सिर्फ शेयर कैपिटल के बैलेंस, यानी कि बैलेंस शीट भी नहीं पूछी सर। इतना बड़ा काम आपको आईसीआई ने करके दिया, 14 नंबर का क्वेश्चन, सिर्फ जनरल एंट्री पास करनी है और एंट्रीज भी ज्यादा नहीं थी। ठीक है, एंट्रीज भी अगर आप देखोगे तो कोई बहुत ज्यादा नहीं थी। पहला, शेयर्स को कन्वर्ट करना है सर 20,000 शेयर में 50 का एक कन्वर्जन की एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फेस वैल्यू विल चेंज। उसके बाद सर 60% शेयर सरेंडर करवा लेंगे तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर कैपिटल टू शेयर सरेंडर। फिर प्रेफरेंस ने पुराना डिविडेंड छोड़ दिया सर, बैलेंस शीट में आपकी लाइबिलिटी हमने उसे माना भी नहीं था, तो हमें कुछ नहीं करना, बस इनके प्रेफरेंस वालों की 8 से 9% पे प्रेफरेंस की डिविडेंड की रेट चेंज करनी है। दैट मींस एंट्री विल बी 8% प्रेफरेंस टू 9%। देन उसके बाद सर ट्रेड पेबल को 60% हिस्सा वो छोड़ने को तैयार है, प्रोवाइडेड उन्हें 1.5 लाख के सरेंडर्स में से शेयर मिल जाए। तो सिंपली क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और वो शेयर जो आपको शेयर सरेंडर से इशू करने हैं, तो देन नेक्स्ट एंट्री विल बी शेयर सरेंडर टू कैपिटल रिडक्शन। देन सिमिलर वे में डिबेंचर्स के रिगार्डिंग भी कहा गया है, क्लेम्स ऑफ डिबेंचर होल्डर्स, जहां पे बच्चे मिस्टेक करते हैं। अब डिबेंचर होल्डर का क्लेम वर्ड यूज हुआ है तो उसका इंटरेस्ट भी मिलेगा। देखिए इंटरेस्ट भी था, तो आपके डिबेंचर्स हैं 2 लाख के और इंटरेस्ट है 60,000 का, तो 260 के रिगार्डिंग बात होगी। अगर आपने एडवोकेट प्रैक्टिस की है तो ये बात आपको तभी समझ में आ गई होगी, यहाँ पे क्लेम लिखा गया है तो ऑब्वियस है सर ऊपर इंटरेस्ट वहां पे आपको जरूर मिलेगा। अब इन्होंने वही कहा है सर, इनका 40% रिड्यूस कर दिया जाएगा एंड इन कंसिडरेशन ऑफ द रिडक्शन इनको प्रेफरेंस मिलेंगे सर 1 लाख के, विच आर कन्वर्टेड आउट ऑफ शेयर सरेंडर। शेयर सरेंडर में से इसको भी इशू कर देना है। देन फिक्स एसेट की रिवैल्यूएशन करनी है आपको, एक्सपेंसेस हुए हैं सर 10,000 के, कैपिटल रिडक्शन पे राइट ऑफ करने हैं। डायरेक्टर अपना अमाउंट अनसिक्योर्ड लोन का राइट ऑफ करने को तैयार है, तो एंट्री विल बी डायरेक्टर्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। पीएनएल का बैलेंस राइट ऑफ करना है, नए शेयर इशू करने हैं, फाइनली जो शेयर बच गए उनको कैंसिल कर दो जो आपने शेयर सरेंडर में डाले थे और इशू अप नहीं किया। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था 14 नंबर के लिए। मैं कहूंगा इससे बेटर आईसीआई आपको कुछ नहीं दे सकती। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर ए। अगेन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, इस बार सर बायबैक का। बायबैक का क्वेश्चन है सर, बहुत बेसिक क्वेश्चन जो आप बायबैक करते ही इनिशियली देखते हो। छोटा सा पॉइंट बस आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखनी है कि आपका जो परमिसेबल बायबैक है उसी लिमिट के अंदर आप बायबैक कर रहे हो या नहीं। तो तीनों लिमिट लगा के देखोगे, शेयर आउटस्टैंडिंग टेस्ट 25% ऑफ द शेयर्स, देन रिसोर्स टेस्ट 25% ऑफ पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व। और अगर फ्री रिजर्व को देखो तो अगेन सिंपल वही नाम, कैपिटल रिजर्व इज नॉट अ फ्री रिजर्व। सिक्योरिटी प्रीमियम फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लोज माना जाता है। रीवैल्यूएशन रिजर्व अगेन इज नॉट अ फ्री रिजर्व। जनरल रिजर्व आपका फ्री रिजर्व होता है और बैलेंस ऑफ पीएनएल, तो ये 3 ही फ्री रिजर्व है सर, बाकी फ्री रिजर्व आपके नहीं है क्वेश्चन में। और इसके अलावा सर कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ और सिर्फ ये कहा गया कि मार्केट प्राइस 16 है, आप 20-25% एक्स्ट्रा देना चाहते हो, मतलब आप ऑब्वियसली 20 में बायबैक करना चाहते हो। ना इन्वेस्टमेंट बेची है सर, ना डिवेंचर कैंसिल हुए हैं, ना प्रेफरेंस का रिडम्पशन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है सर। 7 नंबर में आपको कैलकुलेशन करनी थी, एंड कैलकुलेशन करने के बाद आपको जनरल एंट्रीज भी पास करके दिखानी थी बायबैक की। तो ये भी अगेन ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं था, कंसिडरेबल प्रॉपर क्वेश्चन था, 7 नंबर के हिसाब से एप्रोप्रिएट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, चलिए जी, सेकेंड पार्ट इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। 7 नंबर में एक और क्वेश्चन, कुछ भी इसमें भी डिफिकल्ट पॉइंट नहीं था, स्ट्रेट फॉरवर्ड इंफॉर्मेशन। 28,000 शेयर आपके पास आपने परचेज किए हैं 1 अप्रैल को 3,36,000 में, तो यहाँ पे आपके नंबर ऑफ शेयर्स और कॉस्ट आपको दे दी गई। उसके बाद बोनस और राइट आया सर, 30 सितंबर को बोनस आया 2:7, तो सर 28,000 के ऊपर आपको 8,000 का बोनस मिलेगा। देन उसके बाद सर 30 नवंबर को राइट इशू आया है, तो ऑब्वियसली सर बोनस पहले आ चुका है, तो इंक्लूडिंग बोनस आपको 3:8 में राइट इशू किया जाएगा। एबी ने 2/3 राइट सब्सक्राइब कर लिए, बाकी जो है 6 के हिसाब से बेच दिए। जो राइट आप बेचते हो उसकी प्रोसीड्स आपके एसपीएल में जाती है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट में नहीं जाएगी। जो शेयर आपने ले लिए हैं वो आपकी कॉस्ट का पार्ट बन जाएंगे। 1 जनवरी को उसने अपनी होल्डिंग का 40% बेच दिया 17 रुपए के हिसाब से, ब्रोकरेज 2% लगी है, तो ये आपकी सेल वैल्यू में से माइनस हो जाएगी। यहाँ पे आपको कहा गया कि आपको इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना है। क्वेश्चन ने आपको
अजम्पशन के लिए भी जो है परेशान नहीं किया, खुद ही बता दिया कि आपको एवरेज कॉस्ट मेथड यहाँ पे अप्लाई करना है। तो बेसिकली वो प्रॉब्लम भी आपको नहीं आएगी, आप इजीली एवरेज कॉस्ट मेथड लगा के ये कैलकुलेशन कर सकते हो। 7 नंबर के हिसाब से मैं कहूंगा ये क्वेश्चन भी आपका छोटा ही क्वेश्चन था, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं था। चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट अमलगमेशन का क्वेश्चन था सर। इस क्वेश्चन में भी अगर मैं एज सच कहूं तो कोई नया पॉइंट नहीं था, वही जो बातें हर क्वेश्चन में यूजुअली पूछी जाती है। क्वेश्चन दिखने में लंबा होगा, ये मैंने आपको क्लासेस में बताया है बहुत बार कि सर अमलगमेशन ये क्वेश्चंस जब बैलेंस शीट प्रॉपर नोट्स टू अकाउंट के साथ बनाई जाती है, ऐसे ही मार्जिन बहुत देता है पेपर में, तो वो दिखने में बड़ा होता है सर, लेकिन बातें सारी वही की वही है। तो इसमें भी कुछ भी नया पॉइंट नहीं था जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा परेशान होना पड़े, बेसिक पॉइंट थे। तो यहाँ पे इसको मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं था, कोई भी नया पॉइंट नहीं था। आपको जनरल एंट्री पास करनी थी और बैलेंस शीट बनानी थी। एक 14 नंबर के हिसाब से अप्रोप्रिएट क्वेश्चन था जिसका साइज प्रॉपर बनता है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के मुकाबले थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। अगर आपने अमलगमेशन किया तो मुझे नहीं लगता बच्चों ने स्किप किया होगा, बिकॉज ऐसा कुछ भी पॉइंट नहीं था जो इसमें ट्रिकी हो। सारे कॉमन पॉइंट म्यूचुअल होल्डिंग्स का दे रखा था सर, इन्वेंट्री में अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का पॉइंट गिवन था, कुछ आपके एक्सपेंसेस का पॉइंट गिवन था जिसकी रिम्बर्समेंट सामने वाली कंपनी कर रही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो नया हो। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 कंसोलिडेशन। अगेन 14 नंबर का क्वेश्चन सर, और कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं गिवन आपको। अगर आप देखोगे तो आपको पहले से ही जिस दिन आपने एक्वायर किया आपको उसी दिन की वैल्यूज गिवन है, जनरल रिजर्व की भी और पीएनएल की भी। तो सर बेसिकली आपको जिस दिन की एक्विजिशन है उसी दिन के प्रॉफिट्स पता है। बस इतना सा पॉइंट ध्यान रखना था कि आपने सामने वाली कंपनी के डिबेंचर्स भी खरीद रखे हैं। तो जब कंसोलिडेशन करोगे तो म्यूचुअल होल्डिंग्स में आपके वो डेट्स में भी आपके डिबेंचर्स भी कैंसलेशन हो जाएंगे। दूसरी तरफ डिविडेंड डिक्लेयर हुआ था सर, पिछले साल का था, तो ये जो डिविडेंड है कॉस्ट में से माइनस होगा। बट क्वेश्चन ने क्या कहा सर, गलती से होल्डिंग कंपनी ने उसे अपने पीएनएल में क्रेडिट कर दिया। तो सर क्या करेक्शन होगी, कंसोलिडेटेड पीएनएल बनाते टाइम होल्डिंग के प्रॉफिट में से इसको माइनस करना पड़ेगा और एप्रोप्रिएटली इसे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट में से माइनस कर देंगे। ठीक है, चलिए उसके बाद सर और क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, और आपको एक छोटा सा पॉइंट गिवन है, बस एक ही एडजस्टमेंट थी अनरियलाइज्ड प्रॉफिट की। आरपी सोल्ड गुड्स, आरपी ने जो है वो गुड्स बेचे हैं, यानी कि सब्सिडरी ने गुड्स बेचे हैं 160 लाख के एमएन के ड्यूरिंग द ईयर, जिसमें उन्होंने 40 लाख का प्रॉफिट कमाया। एमएन लिमिटेड इन्वेंटरी इंक्लूड्स गुड्स वर्थ 80 लाख दैट रिमेन्ड अनसोल्ड। सर 160 लाख में 40 कमाया है, 80 लाख का माल बाकी है, इसका मतलब 20 लाख का अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट सब्सिडरी ने कमाया था, तो सब्सिडरी के एओपी बनाते टाइम आप उसमें से माइनस कर सकते हो, जिसका इफेक्ट होल्डिंग के प्रॉफिट में रिडक्शन भी हो जाएगा और प्रोपोर्शनल आपका माइनॉरिटी में भी हो जाएगा। लास्टली डिबेंचर्स के लिए इन्होंने बोल भी दिया, बच्चों का ध्यान नहीं भी जाता तो इस पॉइंट की वजह से चला गया होगा, मतलब ऐसे जहां ट्रिक कर सकती थी वहां भी नहीं किया। कंसोलिडेशन का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन 14 नंबर के हिसाब से मैं कहूंगा ज्यादा एडजस्टमेंट आपसे नहीं पूछी गई। चलिए देन उसके बाद 6th क्वेश्चन, जिसमें पहला क्वेश्चन ES 24 में इनिशियल डिस्क्लोजर क्या रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली आपको बताना होता है किस इवेंट की वजह से आपका ES 24 ट्रिगर हुआ है, लाइक क्या आपने एग्रीमेंट कर लिया है, बाइंडिंग एग्रीमेंट, या फिर आपने सिर्फ और सिर्फ प्लान बना के लोगों को डिस्क्लोज कर दिया है। तो यही सारी इंफॉर्मेशन बतानी होती है, कौन सा आप बिजनेस पार्ट जो है बंद करने वाले हो, उसकी एसेट्स कितनी है, उसकी लायबिलिटीज कितनी है, वो सारी इंफॉर्मेशन इनिशियली आपको बतानी होती है। उसके बाद एक क्वेश्चन ES 19 का था, लीजेस का। इंपॉर्टेंट एएस है, जो इंपॉर्टेंट मेन एएस थे उनसे आईसीए ने जरूर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे ऐसे कुछ भी मुश्किल पार्ट नहीं था। फेयर वैल्यू 9.5 लाख की एसेट की लाइफ 3 साल ही है और 3 साल के लिए लीज कर दी गई है, साफ साफ दिख रहा है सर फाइनेंशियल लीज है। हर साल लेसी 4 लाख रुपए पे करेगा। गारंटेड रेसिडुअल वैल्यू 35,000 है, बट जबकि लेसर को लगता है कि 25,000 रुपए ही रहने वाली है। तो बेसिकली यूजीआरबी विल बी 0, जीआरबी 35,000 है। आपको डिस्काउंटिंग रेट भी गिवन है, तो आपको ये बताना है कि यू आर रिक्वायर्ड टू असरटेन द वैल्यू एट व्हिच इक्विपमेंट वुड बी कंसीडर्ड बाय एस लिमिटेड, यानी लेसी। सर लेसी हमेशा जो पहली एंट्री करता है वो एंट्री करता है आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एमएलपी है या फिर फेयर वैल्यू व्हिचएवर इज लोअर। तो लेसी अपनी प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा एमएलपी की, दैट मींस ये जो 4 लाख रुपए एनुअली पे कर रहा है या फिर तीसरे साल के एंड में जो 35,000 रुपए, इन तीनों की प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेगा और उसे फेयर वैल्यू से कंपेयर करेगा, व्हिचएवर इज लोअर के हिसाब से वैल्यू कर देगा। अकॉर्डिंगली आप अपना इंटरेस्ट भी कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, दिस वाज क्वेश्चन फॉर लीजेस। देन 6B, ये जो आपका क्वेश्चन था फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और कहीं पे कोई जिक्र नहीं है और कोई क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ ये एक क्वेश्चन था जहां पे एडुकेसी ऑफ डिविडेंड, सॉरी एडुकेसी ऑफ प्रॉफिट फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग डिविडेंड। आप डिविडेंड देना चाहते हो सर, करंट ईयर में प्रॉफिट नहीं है, तो क्या हम रिजर्व्स का पैसा यूज कर सकते हैं? द आंसर इज यस। अब मुद्दा आता है सर हम कितना यूज कर सकते हैं।
सबसे पहली बात 3 लिमिट्स है, आपको इस क्वेश्चन में वही बताना था कि क्या कंपनी डिविडेंड बांट सकती है या नहीं। तो 3 लिमिट्स है सर। पहली लिमिट, आपको पिछले 3 साल की एवरेज रिटर्न से ज्यादा रिटर्न नहीं देनी है। तो आप एवरेज देखोगे 3 साल का तो 13% ही बनता है सर, ये 12.5 देना चाहते हैं, दैट इज पहली लिमिट के हिसाब से परमिसिबल है। दूसरी बात सर, आप जो पैसा निकालोगे वो आपकी पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व का 15% तक हो सकता है। और तीसरी बात, रिजर्व्स आफ्टर यूटिलाइजेशन आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड आपकी पेड अप कैपिटल के 10% से बिलो नहीं चले जाने चाहिए। तो ये तीनों लिमिट आपको लगा के देखनी थी। फॉर द पर्पस ऑफ दिस क्लॉज, रिजर्व, फ्री रिजर्व किसे किसे माना जाएगा सर? फ्री रिजर्व में आपके पास जनरल रिजर्व है और नेट प्रॉफिट है। याद रखना, बायबैक के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम फ्री रिजर्व होता है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सर ये तीनों ही फ्री रिजर्व आपके काउंट नहीं होंगे। ठीक है, तो ये बेसिक क्वेश्चन था। एंड लास्ट क्वेश्चन सर ब्रांच का था। तो ये ब्रांच का क्वेश्चन था सर 6 नंबर का। आईसीआई ने अपना पैटर्न बना के रखा है, ब्रांच का लास्ट क्वेश्चन आता है पेपर में हर बार 6 नंबर का, और इस बार भी वही किया गया है। तो यहाँ पे हेड ऑफिस जो है वो कॉस्ट प्लस 25% पे गुड्स जो है वो भेजता है, ब्रांच कैश और क्रेडिट दोनों सेल करती है, और खर्चे ब्रांच के सारे हेड ऑफिस पे करता है, और ब्रांच सारा कैश हेड ऑफिस को इमीडिएटली पे कर देती है। कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं सर, इन ट्रांजेक्शन की बेसिस पे क्वेश्चन ने आपसे कहा है आपको ओपनिंग डेटर का और क्लोजिंग डेटर का, स्टॉक का ओपनिंग और क्लोजिंग भी दे दिया गया है। आपको सर स्टॉक एंड डेटर मेथड लगाना है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला है कि आपको स्टॉक एंड डेटर मेथड बनाना है, जिसमें स्टॉक का, डेटर का, ब्रांच एडजस्टमेंट और पीएनएल का अकाउंट बनाना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन है, कुछ भी ट्रिकी पॉइंट नहीं है। आपको ऑब्वियस है सर, ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, सॉरी स्टॉक अकाउंट बनाने के लिए ओपनिंग स्टॉक गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, इवन आपको गुड्स सेंड टू ब्रांच गिवन है, इसमें से रिटर्न गिवन है, करस्पॉन्डिंग लोड आप ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट में हटा सकते हो, सेल एट ब्रांच स्टॉक अकाउंट में क्रेडिट होगी सर, डिस्काउंट अलाउड ये आपका पीएनएल में चला जाएगा, आपका अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर डेटर अकाउंट में जाएगा सर, चेक रिटर्न हो गए तो बेसिकली आपकी रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, बेसिकली इस पेमेंट में से रिवर्सल हो जाएंगी, एक्सपेंसेस पीएनएल में जाएंगे सर, सेल्स रिटर्न स्टॉक अकाउंट में आपका चला जाएगा, और बैड डेट्स अगेन पीएनएल में चले जाएंगे। सारी इंफॉर्मेशन गिवन थी, कुछ भी अलग नहीं था। 6 नंबर का आपको क्वेश्चन गिवन था। तो दिस वाज योर पेपर फॉर टुडेज एडवांस अकाउंटिंग। अब मेन बात क्या है सर, जो आगे अटेम्प्ट आने वाले उनके लिए आप अगेन देख सकते हो आईसीआई का पैटर्न जो रहा है, जो ए कैटेगरी के टॉपिक मैंने आपको पहले बताए थे, आज भी अगर एग्जाम में उनको देखूं मैं तो 75 मार्क्स का जो है कवरेज यहां से किया गया है। एंड मोटा मोटी जो मैंने ए और बी कैटेगरी बनाई थी, उन दोनों को अगर मैं मिला दूं तो 90 टू 100 मार्क्स का जो है आपका पूरा पेपर यहाँ पे हो गया। सर 100 मार्क्स का कैसे? एक्चुअल में पेपर आपका एक्स्ट्रा आता है, आपके ऑप्शंस भी होते हैं, तो अगर मैं उसको कवर अप कर लूं तो मेजोरिटी ऑफ द पोर्शन आपका ए कैटेगरी और बी कैटेगरी से कवर अप हो गया। ए कैटेगरी आपकी 75 मार्क्स की यहाँ पे वेटेज रखी गई है। आप देख सकते हो ये सारे के सारे चैप्टर कितने ज्यादा वेटेज रखते हैं, और एग्जाम में आप इसको प्रिपेयर करने के लिए अच्छे से अगर 2 महीने भी कर लो ना तो ये चैप्टर बहुत आसानी से हो जाते हैं। तो आई होप जो आने वाले अटेम्प्ट वाले बच्चे हैं वो इस बात को समझ रहे हैं, बट अगेन ध्यान रखना कि आईसीआई का पता नहीं है तो खाली इस पे रिलाई मत करना, सिलेबस पूरा करना, बट ये टॉपिक आपके कभी भी वीक नहीं रहने चाहिए। जिनका आज का पेपर था अगर कुछ मिस्टेक हुई है तो प्लीज अपने दिल पे इन्हें मत लेना, अब अगले एग्जाम की तैयारी में लग जाओ, क्योंकि एक्चुअल में आप अभी सिर्फ और सिर्फ उसी बात पे फोकस कर सकते हो जो हो गया है वो आपके हाथ का नहीं। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप सबके पेपर बहुत अच्छे हुए हैं। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। मिलते हैं आगे क्लास में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।